नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सिक्स सिग्मा के हमारे ट्यूटोरियल के अंदर, उसमें है प्रॉब्लम फंक्शन, 5 एनालिसिस, हाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्कोप एंड स्कोप क्रिप। तो एक एक चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं सिक्स सिग्मा का, इसमें दो सबसे मेजर और बड़े टास्क होते हैं। सबसे पहली चीज़, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पकड़ना, ऐसी चीज़ पकड़ना जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मशीन का प्रोडक्शन लो है, वो भी एक प्रॉब्लम है। हम प्रॉपर सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। मशीन फेलियर हो रहा है बार बार, ये भी प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। फाइनेंस की हमेशा कमी बनी रहती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जितने समय में एक कोई टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए या एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर वह भी नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह से किस प्रॉब्लम को लेकर सबसे पहले आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले चीज़ होती है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से समस्या हल नहीं होगी। उसके साथ में आपको चाहिए कि आप उसे अपने प्रॉपर वर्ड्स में लिखें। अगर आप किसी समस्या को प्रॉपर वर्ड्स में लिखते हैं तो इसे आपके लिए समझना आसान होता है। साथ ही साथ में आपकी जो पूरी टीम, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो, इंटर ऑर्गेनाइजेशन हो या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत आसान हो जाता है, ताकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन जनरेट किया जा सके। तो ये दो बड़े टास्क हैं जिसे आप जब भी अपने सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तब आपको करना है। इसके बगैर आपका जो सिक्स सिग्मा का जो प्रोजेक्ट है वह फेल हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि वेल बिगिन दैट मीन्स 50% इज़ डन एंड 99% इज़ डन दैट मीन्स नथिंग इज़ डन। तो अगर आपने 50% डन अगर आप करना चाहते हैं आपके टास्क को, तो आपको आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रॉपरली राइट करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता क्या है, तो प्रॉब्लम के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम फंक्शन। प्रॉब्लम फंक्शन क्या होता है? y = fx। y मतलब क्या आउटपुट आपको मिल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स रिस्पॉन्सिबल हैं या कुछ ना कुछ ऐसी एक्शन से एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स ये अराइज हो रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज़ करें आपकी मशीन फेल हो रही है, तो मशीन फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पार्ट्स या तो घिस गए हों, या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, या जो एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हो, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी का ना हो। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण एक जो कॉजेज़ मिलते हैं उसके कारण एक आउटपुट, सर्टेन टाइप ऑफ आउटपुट जनरेट होता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम फंक्शन को आपको समझना ज़रूरी है ना। तो ये जो प्रॉब्लम फंक्शन है ये आपकी बहुत सी हेल्प करेगा आपको समझने में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आपका जो पर्टिकुलर रिजल्ट है जनरेट हो रहा है। अब देखिए, हम समझते हैं 5 एनालिसिस। देखिए, 5 एनालिसिस बहुत एक सिंपल टाइप का एनालिसिस है जो कि बहुत ही सस्ता, जिसे हम एनालिसिस कह सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही कोई चीज़ को लेके हम 5 बार वाई पूछते हैं, क्यों क्यों क्यों। और अब जब हमारा पहला जो वाई रहता है वो बिल्कुल टॉप व्यू रहता है, और जैसे ही हम 5वीं बार वाई जब करते हैं तो हम बिल्कुल उस रूट कॉज के करीब पहुंच जाते हैं। कई बार हम रूट कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर आप फाइंड आउट नहीं भी कर पाए तो उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अगर लगता है तो हम एक बार और भी उस वाई एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मोस्टली देखा गया है कि 3 से 4 बार में ही आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सपोज़ करें आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी डिलीवरी लेट हो रही है। तो डिलीवरी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि डिस्पैच लेट हुआ है। डिस्पैच क्यों लेट हुआ है? क्योंकि मटेरियल समय पे रेडी नहीं था। मटेरियल समय पे रेडी क्यों नहीं था? क्योंकि इनएक्यूरेट स्पेसिफिकेशन भेजा हुआ था। मिक्सअप विथ डिलीवरी एजेंट। अच्छा, ये इनएक्यूरेट क्यों मिला था? क्योंकि ये जो डिलीवरी एजेंट था उसने गलत कर दिया था, जो लिस्ट थी वो प्रॉपरली सेंड नहीं करी थी। और ये लिस्ट क्यों मिक्सअप हो गई थी? क्योंकि सिस्टम में कुछ डाउन था। एक क्वेश्चन है कि रिपोर्ट नॉट सबमिटेड, तो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की गई है?
क्योंकि किसी ने रिपोर्ट के लिए रन ही नहीं किया है। रिपोर्ट के लिए रन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि स्टाफ ऑन वेकेशन, स्टाफ छुट्टी पे था। स्टाफ छुट्टी पे क्यों था? अगर कोई स्टाफ अगर छुट्टी पे है तो उसकी जगह कोई दूसरा काम कर सकता है, पर वो काम ही नहीं कर सकता, हो सकता था क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था। सपोर्टिंग स्टाफ क्यों नहीं है? क्योंकि नो कवर स्टाफ, नो रिक्रूटमेंट। दैट मीन्स आपके पास में अगर आपका जो है रिपोर्ट्स अगर नहीं जा रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने प्रॉपरली रिक्रूटमेंट नहीं किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक आप वाई से जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपका डिस्कशन शुरू करते हैं वाई एनालिसिस पे, तो आप एक रूट कॉज पे जाके अपनी डिस्कशन एंड करते हैं। 5 वाई एनालिसिस आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं, जब आपने 5 वाई एनालिसिस कर लिया तो इसमें 5 वाई एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स हैं उस पर आप समझेंगे, और हमको और क्या दूसरी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा 5 वाई एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो। देखिए 5 वाई एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है ये। इसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है, एक पेन लगना है, एक पेपर लगना है, या तो एक बोर्ड लगना है और एक मार्कर लगना है। आप एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे और अपना 5 वाई सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। यह आप किसी भी तरह की समस्या को लेकर आप कर सकते हैं। इसमें आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप 5 वाई एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपकी जो पूरी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपके पास में जो भी एक्सपर्ट है जो उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं वो, या अगर आपकी प्रोसेस किसी अलग तरह की है और इसके लिए अगर आपको किसी दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो वो, अगर वो लोग मौजूद रहेंगे तो आपका 5 वाई एनालिसिस सक्सेसफुली हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम चूँकि प्रोसेस ऑनर्स खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं एक समय तक काम करते हुए, तो वो ईजिली 5 वाई एनालिसिस कर सकते हैं। 5 वाई एनालिसिस उस तरह की प्रोसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लोगों के द्वारा किया जाना जब कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे सपोज करें मेल डिलीवरी है, अगर इसे कोई अगर ह्यूमन अगर डिलीवर कर रहा है तो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे 5 वाई एनालिसिस करना ज़रूरी है। बट अगर आपका ईमेल डिलीवरी है तो इसमें 5 वाई एनालिसिस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पर्सन्स ही आपको काज बता सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है। दूसरी चीज़, जो 5 वाई एनालिसिस जो शुरू होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से शुरू होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आप आराम से बैठें और जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसे नोट डाउन करते जाएं। आप जैसे जैसे नोट डाउन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। जो अननेसेसरी हैं उन्हें रिमूव करेंगे और जो नेसेसरी हैं उन्हें हम रखेंगे। हम अपने आने वाले सेशंस में सीखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी होती है। अब जब आपको 5 वाई एनालिसिस करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। सेशन इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड पीपल हु आर क्लोज टू द प्रोसेस। जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, उन्हीं को आपको लेना है, और जो भी उस प्रोसेस को लेके साथ में हैं उनको लेके आपको चर्चा करनी है। क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे? तो वाइट बोर्ड, मार्कर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कस्टमर रिसीविंग ऑर्डर लेट, कस्टमर्स को ऑर्डर लेट मिल रहे हैं। एम्प्लॉय जो वेकेशन आपने कोई प्लान दिया हुआ है उससे खुश नहीं है। कस्टमर नॉट हैप्पी विथ प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपने अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अगर दिया हुआ है तो कस्टमर उससे खुश नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, पंप इंडस्ट्री। पंप इंडस्ट्री में प्रॉपर पंप सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपने प्रॉपरली प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करके दिया हुआ है तो आपकी जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उन्हें जितना डिस्चार्ज चाहिए उतना नहीं मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर कस्टमर हो या इंडस्ट्रियल कस्टमर हो। इसी तरह से आपके जो कुछ सॉफ्टवेयर परचेजिंग होती है उसमें भी अगर आपने प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके नहीं दिया है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए 5 वाई सेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, जब भी 5 वाई सेशन स्टार्ट होगा ये टॉप वाई से स्टार्ट होगा। टॉप वाई मतलब जैसे कस्टमर रिसीविंग ऑर्डर लेट, मतलब कस्टमर्स को ऑर्डर लेट मिल रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर हम इसके अंदर ही अंदर उतरते जाएंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये ब्रॉडर वाई से स्टार्ट होगा, और जब लास्ट वाई तक आप पहुँचेंगे बिल्कुल नैरो पिन पॉइंट वाई तक आप पहुँचेंगे। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट व्यू बता पाएंगे। दूसरी चीज़, जो आपके प्रोसेस के जो एक्सपर्ट है, जो लोग प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक तरह के मायोपिया के शिकार होते हैं।
जो केवल अपनी प्रोसेस को लेकर ही सब कुछ जानते और समझते हैं, वह चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को और उनके होने वाले जो प्रभाव हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए 5 सेशंस आप जब भी करें तो कोशिश करें कि दोनों तरह के लोग मौजूद रहें ताकि एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको किस तरह से लिखना है अपने सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है जो यूज़ होना है आपका सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट के लिए, ये 5 के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफ़र करता है। डिफ़र इस सेंस में करता है कि जो 5 के स्टेटमेंट जो रहता है ये थोड़ा सा वैग टाइप का रहता है, ये इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। पर जब हम सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट के केस में बात करते हैं तो बिल्कुल न्यूमेरिक डाटा के यूज़ करते हुए बिल्कुल एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता किया जाता है, ताकि जो चीज़ आपको करनी है केवल आप वही चीज़ हासिल करें, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर न रहें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो वो बात करते हैं। वेयर एंड व्हेन द प्रॉब्लम वाज रिकॉर्डेड और वाज अकरिंग, प्रॉब्लम कब हुई थी और किस जगह पर उसे रिकॉर्ड किया गया। जैसे सपोज करें कि आपका जो कस्टमर है उसे प्रोडक्ट लेट मिला, दैट मीन्स ये कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ये कस्टमर के एंड पे प्रॉब्लम हुई है और इसे किसने रिकॉर्ड किया है, इसने या तो आपके जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है उसने रिकॉर्ड किया है, या फिर आपकी जो शीट आई थी या कस्टमर का जो रिस्पॉन्स आया था ये वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। ए मेजरमेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड फॉर द प्रॉब्लम प्रिफरली विथ सम टाइप टू कॉस्ट। आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि प्रॉब्लम हुई है, प्रोडक्ट कस्टमर को लेट मिला है, बट क्या कस्टमर को प्रोडक्ट लेट मिलने से उसे कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है? अगर उसे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उससे हमारे उस पर कॉस्टिंग पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसे भी हमें समझना होगा। अब हम बात करते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम नॉट अलाइंड विद द प्रोसेस, अवॉइड नीश वर्ड्स और एंड एक्रोनियम्स। अच्छा, इसमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी प्रोसेस को या प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, इसमें आप कभी भी किसी तरह का कोई नीश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नीश वर्ड मतलब कुछ इस तरह के वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों में ही यूज़ होता है, क्योंकि इससे कई बार प्रॉब्लम को समझने में गलती हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एटीएम अगर आप बैंकिंग के लोगों से बात करेंगे तो उनके लिए होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक ऐसी मशीन जो अपने आप पे पैसे निकाल के देती है। अगर आप किसी मोबाइल नेटवर्क कंपनी से बात करेंगे तो उनके लिए बात होता है, जो शब्द होता है एटीएम, उसका मतलब होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो इस तरह से एक ही शब्द के जो इनके एक्रोनियम्स बने होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अवॉइड करें आप इस तरह के एक्रोनियम्स को यूज़ करना। हमेशा कोशिश ये करें कि जो वर्ड्स प्रॉपर समझ में आ सकते हैं अगर उन्हें ही यूज़ किया जाए। पहली चीज़, अगर आप एक्रोनियम यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर उसका डेफिनेशन ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, कि ए ब्रीफ नोशन अबाउट द मेट्रिक यूज टू मेजर और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। आपको बहुत ही ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसमें दिखाता हूँ कि सपोज़ करें भोपाल का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिसने 1,08,900 पैकेजेस जो है उनको डिलीवर किया है, जिसमें से 15,000 रिटर्न हुए हैं, जिसके कारण आपका जो रिटर्न रेट है वो बढ़ चुका है 13.8। आपने जो परमिटेड रेट दिया हुआ है वो 7% है, जिसके कारण जो कंपनी है उसे 3,65,000 रुपये की टोटल कॉस्ट पड़ी है। और अगर इसे आप ईयरली कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 14,60,000 रुपये। अगर इतनी बड़ी कॉस्ट कंपनी को अगर पड़ती है तो एक साल के अंदर 14,60,000 रुपये का नुकसान होने की संभावना है। अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है। पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने अपने जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन हैं उन्हें कवर किया है। जैसे वैन, तो वैन मतलब ये कब हुआ, तो ये सेकंड क्वार्टर में हुआ है। दूसरी चीज़ वेयर ये किस जगह पे हुआ है, भोपाल के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे हुआ है। व्हाट क्या हुआ है,
सेंटर ने 1,08,900 पैकेजेस सेंड किए थे, जिसमें से 15,000 पैकेज रिटर्न हुए हैं। ठीक है, इसमें हाउ मेनी भी कवर हो गया है, और इसके कारण 13.8% का जो रिटर्न रेट हो गया है। ठीक है, 13.8 का जो रिटर्न रेट हुआ है, इसके कारण आपका जो सेट थ्रेशोल्ड है 7%, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न हुआ है। इसके कारण 3 लाख हाउ मेनी भी हमने कवर हो गया। और व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना कॉस्टिंग आपका बड़ा है, तो 3,65,000 रुपये, 3,65,000 का आपको लॉस हुआ है। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे कवर कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ये प्योरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ही साथ में ये सॉल्यूशंस को लेकर भी बात कर रहा हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम्स के बारे में जितना हो सके उतना ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। राइट योर ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आप अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपकी जो इंडस्ट्री है, आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, और आपका जो भी आप इंडस्ट्री में हैं, आप जिस भी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सोच सकते हैं, उसे आप बनाइए। क्योंकि एक प्रॉपर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। देखिए, आप जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है। आप इसे नोट डाउन कीजिए और देखिए कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना है, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, वेयर डिड द प्रॉब्लम अकर, प्रॉब्लम कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किस प्रोसेस के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, आपने जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से मेज़र किया है, और जो प्रॉब्लम हुई है उसकी कितनी कॉस्टिंग हुई है। अगर आप ये पांचों चीज़ों को कवर करते हैं, जिस तरह से कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बनाया, तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। अब हम बात करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट रन करते हैं सिक्स सिग्मा का, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्कोप और एक होता है स्कोप क्रीप। स्कोप मतलब आपने डिफाइन किया हुआ है कि आपको कितने सेक्शंस के ऊपर काम करना है, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और उसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन कर लिया, आपको सिर्फ प्रोडक्ट रिटर्न के ऊपर काम करना है, तो इसे हम कहेंगे स्कोप। अगर किसी दूसरे सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है भी सही, तो उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्कोप को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि अगर आप स्कोप को लेकर कॉन्शियस नहीं होंगे, तो आप प्रोजेक्ट आपका फेल हो सकता है। क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण स्कोप क्रीप होता है। हम आगे आने वाली स्लाइड में स्कोप क्रीप के बारे में बात करेंगे। जब आप स्कोप को कंसीडर नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर स्कोप से बाहर जाके काम करते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ती है, और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वह भी समय पर नहीं आते हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आपका जो प्रोजेक्ट है ये हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में शुरू होना चाहिए। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये आपको प्योरली गाइड करना चाहिए कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, और आप असल में जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अंत में इससे क्या हासिल करेंगे। अगर ये चीज़ आपने प्रॉपरली डिफाइन की है, तो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो सिक्स सिग्मा का गोल है, ये स्मार्ट के पैरामीटर पे करेक्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, एम मतलब ये मेजरेबल होना चाहिए, ए मतलब ये अचीवेबल होना चाहिए, आर मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी मतलब ये टेंजिबल होना चाहिए। तो इससे स्पेसिफिक मतलब एक प्रॉपर एक स्कोप में होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि कस्टमर्स को आपका जो पिज़्ज़ा है वो 30 मिनट में मिलना चाहिए, तो 30 मिनट के अंदर ही डिलीवर होना चाहिए। दूसरी चीज़ मेजरेबल होना चाहिए। सपोज़ करें आपकी जो पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि ये 30 मिनट में, तो आप 30 मिनट को मेज़र कर सकते हैं, तो इसलिए इस 30 मिनट के अंदर ही मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड है अचीवेबल, है ना, तो इससे आप हासिल कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जाके पिज़्ज़ा डिलीवर किया जा सकता है, तो ये एक अचीवेबल टारगेट है। आर, ये रियलिस्टिक है, इसे आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि रियली पॉसिबल है या नहीं है।
और टी टेंजिबल, इससे कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर 30 मिनट में आप पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं तो कस्टमर को कुछ ना कुछ एक हैप्पीनेस फील होनी चाहिए या डिलाइटनेस फील होनी चाहिए, कुछ भी एक हासिल होना चाहिए। चाहे ये मैंने एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया, आप इसी तरह से मशीनरी पार्ट्स हों या आईटी इंडस्ट्री हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप उसमें इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप क्रीप की। स्कोप क्रीप मतलब आप जब स्कोप से बाहर जाकर कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो इसे कहते हैं स्कोप क्रीप। आप आपने जो बाउंड्रीज बनाई हुई थी अपने प्रोजेक्ट को स्कोप को लेके, अगर आप उसे वायलेट करते हैं तो वो है स्कोप क्रीप। कई बार ये होता है कि जब प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हैं या जो आपका टारगेट एरिया है उसको लेकर आप प्रॉपरली फोकस नहीं होते हैं तो आपका जो स्कोप का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे बढ़े हुए एरिया के कारण आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हम जब प्रोजेक्ट सेट बना रहे होते हैं तो हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। जैसे 30 मिनट एक वायबल गोल है, समझ में आता है कि 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर किया जा सकता है, बट इसे अगर आप कर देते हैं कि 3 किलोमीटर की रेडियस में हम 5 मिनट में डिलीवर करेंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल तरह का गोल है। उसका कारण भी है कि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो इतने एफिशिएंट नहीं है। तीसरी चीज़, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इंडिया जैसे देश में हैं जहाँ पर सड़कें ख़राब हो सकती हैं, ट्रैफिक जाम हो सकते हैं, वहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर 5 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करना एक इम्पॉसिबल तरह का चैलेंज है। हो सकता है कि जो चीज़ आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो कल पॉसिबल हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो उस चेंज टेक्नोलॉजी के साथ में आप टारगेट सेट कर सकते हैं, बट जो करंट और अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके साथ में इस तरह की जो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट करते हैं तो ये अनरियलिस्टिक होगा और ये आपको एक प्रॉब्लम क्रीप की तरफ लेके जाएगा। देखिए, हमने 4 कॉज यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके कारण स्कोप क्रीप होता है। नॉट डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप क्लियरली, अगर आपने आपके प्रोजेक्ट के जो स्कोप है उसे क्लियरली डिफाइंड नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पे जो पिछले जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आपने इसके ऊपर इन चेकलिस्ट को कवर नहीं करके अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है और अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्कोप क्रीप करेगा। आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अगर आपकी पुअर हैं, आप हर एक चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, ना आप कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप इवेंट्स के बारे में, टास्क के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो अगर पुअर है तो ये प्रोजेक्ट स्कोप इसका क्रीप होता है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, बेसिकली सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट होता किसके लिए है? ये होता है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके लोग हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, बॉटम मैनेजमेंट हो सकता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं। तो इन लोगों को अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया जाता है तो भी जो स्कोप है वो अफेक्टेड होगा। इसके साथ में ही इनकन्सिस्टेंसी इन मैनेजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट स्कोप, अगर ये इनकन्सिस्टेंसी बनी रहती है तो भी जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप है ये अफेक्ट होता है और इसके कारण आपका जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट क्रीप की तरफ बढ़ता है और यही जो प्रोजेक्ट क्रीप है ये आगे जाके आपके प्रोजेक्ट के फेल्योर के लिए कारण बनता है। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं सिक्स सिग्मा के हमारे ट्यूटोरियल में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।